Assalamualaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the general organization of arthropods, as well as we will also discuss the economic importance of insects or arthropods. So let's move to the classwork. So dear students, general organization of arthropods तो इसमें हम कुछ जनरल फीचर्स के हवाले से बात करेंगे आर्थ्रोपोड्स की. इट्स अ टॉपिक गिवन आफ्टर द क्लासेस. सो नंबर 1, द आर्थ्रोपोड्स दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट्स. लेकिन हमने बात की थी कि इनके अंदर जो सिलोम है वो रिड्यूस्ड होता है और उसकी जगह पर मौजूद है आमतौर पर एक और बड़ी सी कैविटी जो कि वेस्कुलर सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, और उस कैविटी को कहते हैं दैट इज़ द हीमोसील, जिसके अंदर मौजूद है एक फ्लूइड आमतौर पर जिसको हम हीमोलिम्फ भी कहते हैं. ठीक है. और नंबर 2, दे पोजेस बायलैटरल सिमेट्री. तो सिमेट्री के अतबार से देखें, सो दे हैव बायलैटरल सिमेट्री. इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके हवाले से. और 2 मेजर अचीवमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स इनके हवाले से. द 2 मेन अचीवमेंट्स जो कि हम इसकी बात करेंगे इनकी. सो दे हैव रीच्ड द पीक, जो सबसे बड़ी चोटी है, यानी कि किस एतबार से, द पीक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकी बॉडी का सिस्टम्स, द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स. इनके पास जितने भी ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं, इनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन इनको बिल्कुल पीक पे पहुंचा देती है ऑफ इनवर्टिब्रेट फाइला. जितने भी इनवर्टिब्रेट फाइला होते हैं उनमें ये पीक पे मौजूद हैं बिकॉज ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन ऑफ द टिश्यूज और स्पेशलाइजेशन ऑफ द सिस्टम्स. 2 मेन अचीवमेंट्स, 2 मेन अचीवमेंट्स of this phyla of this phylum are 2 बड़ी मेन अचीवमेंट्स अल्लाह ताला ने इनको दी. एक द काइटिनस एक्सोस्केलेटन और दूसरा इनको दी लोकोमोशन. तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी. इसी के एतबार से ये बहुत मुख्तलिफ हो गए बाकी तमाम वर्टिब्रेट्स से भी, और बाकी तो इनके अंदर स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यूज़ तो है ही, मतलब ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, एवरीथिंग इज़ देयर. बट लेकिन ये 2 अचीवमेंट्स इनके लिए काफ़ी मददगार साबित होती हैं. जहाँ तक लोकोमोशन की बात करेंगे, सो दे कैन स्विम, ये तैरते हैं, हमने देखा. ठीक है. दे कैन फ्लाई, ये उड़ सकते हैं. दे कैन वॉक, दे कैन क्रॉल, दे कैन रन, क्लियर, एक्सेट्रा. सो दैट इज अबाउट देयर लोकोमोशन. लेकिन जो असल चीज़ जो डिस्कस करने वाली है वो है इनका एक्सोस्केलेटन. सो देयर
exoskeleton their exoskeleton is made up of chitin, that is made up of chitin. क्लियर? और काइटिन जो है इनमें उसने बहुत सपोर्ट दी इनको, ना सिर्फ एक्सोस्केलेटन के हवाले से बल्कि और भी बहुत सारी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं काइटिन के। तो आइए उसको देखते हैं काइटिन के हवाले से कि क्या स्पेशलाइजेशन हुई। सो काइटिन इज काइटिन, इट इज आ पॉलीसेकेराइड। हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में डिटेल के साथ दैट काइटिन इट इज अ पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, अमंग द पॉलीसेकेराइड्स, और चैप्टर नंबर 8 में भी डिस्कस हुआ। सो इट इज नॉन लिविंग और इनर्ट, ठीक है, नॉन रिएक्टिव होती है, और हार्ड, इट इज हार्ड इन सम आर्थ्रोपोड्स, कुछ आर्थ्रोपोड्स में हार्ड, एंड इन सम इट इज सॉफ्ट, कुछ के अंदर ये फिर नरम भी मौजूद है, डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिटेट और इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के तहत कि किस तरह से उन्होंने रहना है इनके, उसके अकॉर्डिंगली कुछ के अंदर हार्ड है, कुछ के अंदर सॉफ्ट है। अब ये काइटिन डियर स्टूडेंट्स क्या करती है, द काइटिन also provides bars and ridges to act as liver, not liver वो जो जिगर वाला नहीं, लीवर फिजिक्स वाला लीवर, क्लियर, जिसके जो कि मूवमेंट करवाता है, ठीक है, विच एक्ट्स एज अ लिवर फॉर मूवमेंट। एक तो मूवमेंट के लिए वो लीवर का काम कर रहा होता है, जैसे हम मूव करने के लिए फलक्रम और एफर्ट, और आपको याद होगा वो लीवर होता है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स अटैचमेंट, ऑल्सो प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द मसल्स, और मसल्स को ये अटैचमेंट भी प्रोवाइड करती है काइटिन। तो इतनी खासियत इनकी है, इसकी इंपॉर्टेंस है। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर कहानी ख़त्म नहीं है। तो यहाँ पर एक तो बार्स और रिजेस बनाए, ठीक है, अंतर वाले साइड पर, ताकि वहाँ पर क्या करवा सके, एक तो लीवर के तौर पर एक्ट कर सके और दूसरा अटैचमेंट प्रोवाइड कर सके मसल्स को। इसके अलावा द काइटिन ऑल्सो फॉर्म्स, काइटिन ऑल्सो फॉर्म्स the compound eyes, जो कि इनके सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, कंपाउंड आइज विच आर सेंसरी ऑर्गन्स, क्लियर। इसी तरह से एक और इसकी अचीवमेंट इसकी वजह से काइटिन ऑल्सो forms the lens to provide protection and support, क्लियर। ये लेंस वो नहीं है जो आइज के अंदर होते हैं, इनकी बॉडी के सरफेस के ऊपर, आपने कभी कॉकरोच को देखा होगा, उसकी बॉडी के सरफेस के ऊपर ऐसे चमक रही होती है, ये शाइनी सी, जो शाइनी सी जो शीट बनती है, जो ऊपर लेयर बनती है, उसको लेंस कहते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स की बॉडी के ऊपर जो शाइनी सी
जैसे अगर आपने किसी कीड़े को देखा हो, इंसेक्ट को, जैसे कि एंट है, एंट के ऊपर वो ऊपर वाली जो स्किन होती है वो जो ऊपर वाली सरफेस होती है वो शाइनी सी होती है, उसे लेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये आइज़ वाला लेंस नहीं है। और दूसरा कंपाउंड आइज़, इसी तरह से देयर इज अ वैक्सी लेयर ओवर काइटिन कॉल्ड क्यूटिकल। क्लियर? तो इसके ऊपर वैक्स की एक लेयर मौजूद होती है काइटिन के ऊपर, जो कि वाटर प्रूफ मटेरियल का काम कर रही होती है, ताकि इनकी बॉडी से वाटर जो है वो इवेपोरेट ना हो, ट्रांसपायर ना हो, और इन पानी की बचत हो सके। क्लियर? तो ये इतने मेजर रोल्स परफॉर्म कर रही है इनकी काइटिन। और इनके अंदर एक खास बात और, जिसको हम कहते हैं एक्डाइसिस, जो मैंने पहले मेटामॉर्फोसिस में भी डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पर भी मौजूद है एक्डाइसिस। सो एक्डाइसिस और मोल्टिंग, इसको मोल्टिंग भी बोलते हैं। ये कैसा अमल है? द प्रोसेस by which the immature insects shed off their exoskeleton to grow in size। तो आपको पता है जो एक्सोस्केलेटन है वो डेड है, और अगर किसी, जैसे कि मैंने मेटामॉर्फोसिस में भी इसका जिक्र किया था डिटेल के साथ, कि अब इनको अगर इंसेक्ट को ग्रो करना है तो पहले वाला एक्सोस्केलेटन उतारना पड़ेगा, और उसके नीचे फिर नया, उससे पहले से बड़ा एक्सोस्केलेटन बनाना पड़ेगा। अब उसके नीचे ये अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता है। जब तक वो पुराना है ये साइज़ में इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो ये जो पीरियोडिक शेडिंग होती है उस एक्सोस्केलेटन की, उसे कहते हैं एक्डाइसिस, या उसे कहते हैं मोल्टिंग। और आपको बताया था कि दैट इज अंडर द हार्मोनल कंट्रोल एंड नर्वस कंट्रोल। एक हार्मोन है खास तौर पर, दैट इज कॉल्ड एज एक्डाइसोन, जो कि इसको कंट्रोल कर रहा होता है। और दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, एक और ख़ास बात इनके एक्सोस्केलेटन के हवाले से, कि द एक्सोस्केलेटन is secreted by एपिडर्मिस। इसके एक्सोस्केलेटन के बिल्कुल नीचे एक लेयर होती है, उसे एपिडर्मिस कहते हैं, वही सिक्रेट करता है एक्सोस्केलेटन को। ठीक है। ये काफ़ी, मैं बताया कि मोस्ट ऑफ देम दे पोजेस हार्ड एक्सोस्केलेटन। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स इनके कुछ रिजेबलेंसेस, जो हमने बात की थी कि कॉमन द आर्थ्रोपोड्स share common features with annelids। और वो कॉमन फीचर्स क्या थे डियर स्टूडेंट्स, जो कि इसके ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं? एक तो सेगमेंटेड बॉडी, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है। जो एनालिड्स हैं यानी सेगमेंटेड वर्म्स हैं, उनकी जो सेगमेंटेशन है वो मेटामेरिक है, इनकी सेगमेंटेशन मेटामेरिक नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन बताया था ना कि एक जैसे सेगमेंट्स होना, जिनके अंदर एक जैसे ऑर्गन्स होती हैं। सो द डिफरेंस इज द आर्थ्रोपोड्स हैव सेगमेंटेड बॉडी but
is not metameric or metamerically segmented। पहली बात तो ये होगी, पहला डिफरेंस आ गया। तो और कॉमन जो फीचर्स या कॉमन ओरिजिन जो शेयर कर रहे हैं उसमें। नंबर 2 दैट इज जो सेकंड जो फीचर ये शेयर कर रहे हैं दैट इज क्यूटिकल। इसका जिक्र मैंने अभी किया कि इनके पास क्यूटिकल, वैक्सी क्यूटिकल है, इनके पास ही मौजूद है। और उनके पास आर्थ्रोपोड्स और एनालिड्स दोनों के पास मौजूद है। और तीसरा कॉमन फीचर डियर स्टूडेंट्स, एक और फीचर है जो कि इनके अंदर वो शेयर किया जाता है, जिसकी वजह से कॉमन ओरिजिन होता है। कॉमन जो है वो ओरिजिन शेयर करते हैं एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स। तो सेगमेंटेड बॉडी एंड क्यूटिकल, और दूसरा इनके अंदर जो नर्व कॉर्ड्स, ठीक है, जो नर्व कॉर्ड्स भी इनके अंदर एक जैसी हैं। क्लियर। तीसरा जो सेगमेंट जो कॉमन फीचर जो शेयर करते हैं इनके साथ एनालिड्स के साथ आर्थ्रोपोड्स, that is the appendages। और अपेंडेज का मैंने आपको बताया था कि अपेंडेज किसी भी ऐसे प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि मेन ट्रंक से निकल रहा हो। जैसे ये हमारी मेन बॉडी है, ये मेन ट्रंक है, तो इसमें से ये आर्म्स निकल रहे हैं, लेग्स निकल रही हैं, इनका खास फंक्शन है। जब प्रोजेक्टिंग पार्ट फ्रॉम द मेन ट्रंक, उनको कहते हैं अपेंडेजेस। तो अपेंडेजेस इनके पास भी हैं, इनके पास में, लेकिन फ़र्क है। यहाँ पे क्या फ़र्क आ रहा है? जो आर्थ्रोपोड्स हैं, द आर्थ्रोपोड्स हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। क्लियर, ये फ़र्क आ गया। जबकि उनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं है, सादा अपेंडेजेस हैं, ठीक है। और बाकी क्यूटिकल एक जैसी है। सेगमेंटेशन की भी बात हो गई कि वो जो वेरिएशन आ रही है उसकी, लेकिन चूंकि कॉमन फीचर्स हैं तो इस वजह से दे शेयर द कॉमन फीचर्स विद एनालिड्स। इस वजह से इनको कॉमन एंसेस्टर्स इन दोनों के कहा जाता है कि इन दोनों के जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। अब डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे जो इंसेक्ट्स यानी आर्थ्रोपोड्स हैं जो नुकसानदेह हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि फ़ायदेमंद हैं। यानी इकोनॉमिकली देखा जाए तो कुछ फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ख़ास तौर पर इंसेक्ट्स की बात करेंगे। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। सो उनको भी हम देखेंगे इसी टॉपिक के अंदर। सो नाउ द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स। ख़ास तौर पर हम यहाँ पर इंसेक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स में, क्योंकि सबसे ज़्यादा तादाद इन्हीं की है। तो ये इकोनॉमिकली कुछ फ़ायदेमंद है, कुछ नुकसानदेह हैं। तो पहले हम देखेंगे हार्मफुल इंसेक्ट्स। हार्मफुल इंसेक्ट्स जो नुकसान पहुंचाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। उनमें से चंद एक हम डिस्कस करने लगे हैं। जैसे कि नंबर 1 दैट इज़ मॉस्किटो, मच्छर। तो मॉस्किटोज़ में मुख्तलिफ़ तरह के मॉस्किटो मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ कॉज कर रहे हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पहले में, द फीमेल इनोफिलीज that carry the plasmodium। और प्लाज्मोडियम हम पढ़ चुके हैं, दैट इज़ अ प्रोटोजोन, ठीक है। ये एपी कम्प्लेक्सन है विच कॉजेस मलेरिया, इट कॉजेस मलेरिया। और इसी तरह से एडिस फीमेल, एडिस एजिप्टी और एजिप्टाई, और it has a virus, the dengue virus, which causes a dengue fever। Clear? So ये नुकसान थे। इसी तरह से another example is there, जो कि हार्मफुल हैं, नुकसान थे।
उसमें एक फ्लाई हमने पढ़ी थी, याद आपको, चैप्टर नंबर 7 के अंदर, टीसी फ्लाई। और इस मक्खी के अंदर मौजूद है अज़ूफ्लैजिलेट और वो ज़ूफ्लैजिलेट कौन सा है? ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा। तो जब ये मक्खी काटती है इंसानों को, आमतौर पर ये इसका ओरिजिन अफ्रीकन है, ठीक है, और इसकी वजह से बीमारी होती है, दैट इज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। याद होगा आपको, ठीक है, काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है, बहुत ही वीकनेस कॉज कर जाती है। इसी तरह से यही फ्लाई जो है, ये इट ऑल्सो कॉजेज डिजीज़ इन कैटल्स। मवेशियों के अंदर भी ये बीमारियां कॉज करते हैं इसी तरह से। नाउ अनदर इकोनॉमिक लॉस, दैट इज लाइक देयर इज द कॉमन हाउस फ्लाइज। द कॉमन हाउस फ्लाई, ये मक्खी जो घरों में होती है, ठीक है, ये बेसिकली इट carries the germs of cholera, hepatitis, ठीक है, ये वेक्टर के तौर पर काम कर रही होती है, ये हाउस फ्लाई जो घरों में जो काली मक्खी होती है। सो ये बहुत सारी बीमारियों का यानी कि ये मौजब बनती है। इसी तरह से some insects destroy क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स, सब्जियां और वो फसलें उगा जो है उनको ख़राब कर देते हैं। इसी तरह से आपने लोकस्ट का नाम सुना है, लोकस्ट। ये पिछले कुछ अरसे में, शायद साल 1.5 साल पहले, पाकिस्तान में भी इसका वो न्यूज़ में आया था, वो उनसे टिड्डी दल, ठीक है, ये ग्रास होपर्स होते हैं जिसको हम टिड्डे भी कहते हैं। तो टिड्डी दल ये झुंड के झुंड में आते हैं और खड़ी फसलों को तबाह करके मिनटों सेकंडों के अंदर, चंद ही लम्हों के अंदर वो फसल को तबाह करके निकल जाती हैं, ठीक है। सो दैट इज़ एन एक ह्यूज लॉस टू द फार्मर्स, क्लियर। सो लोकस्ट्स। और इसी तरह से सम ऑफ देम दे ऑल्सो स्पॉइल द नॉर्मल स्टोर्ड फूड्स, ठीक है, जो स्टोर्ड फूड होता है उसको भी स्पॉइल कर देते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी थोड़े से बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स की वजह से। तो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स फ़ायदेमंद कौन कौन सी हैं? तो फ़ायदेमंद भी हैं, जहाँ पे फूल हैं वहीं पे कांटे भी हैं, ठीक है, जहाँ पे कांटे वहाँ पे फूल भी हैं। सो कुछ जो है वो हार्मफुल हैं, कुछ जो है वो फ़ायदेमंद भी हैं, जैसे कि हनी बीज, शहद की मक्खी, मधुमक्खी, हनी बीज। सो हनी बीज क्या बनाती हैं? एक तो बनाती हैं, हमें देती हैं शहद, हनी एंड वैक्स। उसके छत्ते से क्या मिलती है? वैक्स। और वैक्स फिर मुख्तलिफ तरह के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह से सिल्क वर्म, रेशम का कीड़ा, उससे क्या मिलता है? नेचुरल सिल्क, रेशम, ठीक है। और बेसिकली इसका ये लार्वा होता है जो कि अपने गिर्द वो एक, मैंने बताया था ना आपको मेटामॉर्फोसिस के अंदर, अपने गिर्द वो एक एक कवच सा बना लेते हैं, ठीक है, जो लार्वा बाद में प्यूपा स्टेज में जब कन्वर्ट होता है तो ये सिल्क यानी कि इस धागे की मदद से बना लेते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट में होता है, उसको कुकून भी कहते हैं, मैंने बताया था। और इसी तरह से अगर और भी देखें तो यानी कि जो बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स हैं, सो सम ऑफ देम दे आर द स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स मतलब कि गले सड़े फ्रूट को वो यानी को खा जाते हैं, तो इस तरह से सफाया हो जाता है। अगर ये स्कैवेंजर्स ना हो तो फिर हमारे लिए ये ऐसे इंसेक्ट्स मतलब कि वो बदबू और तौफन इस तरह की चीज़ों का बायस बनेंगे। इसी तरह से जो इंसेक्ट लार्वा होते हैं, द इंसेक्ट लार्वा आर फूड
फॉर फिश, मछलियों की खुराक है ये, इंसेक्ट लार्वे, वो बड़े शौक से खाती हैं, ठीक है इनको। सो ये इनके कुछ बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट फाइलम। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।